दोस्तों, भाषा शिक्षण के आज के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज से ठीक 1 वर्ष पहले मैंने श्री अभय जी का एक साक्षात्कार प्रस्तुत किया था। अभय जी उस समय बैंक में चयनित होकर गए थे एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी के पद पर। 1 वर्ष में अभय जी ने बैंक में क्या पाया, क्या सीखा और क्या कर रहे हैं, इस विषय पर अब अभय जी बताने के लिए पुनः आए हैं। एक दूसरी और सबसे बड़ी बात है कि मैंने देखा है बैंक में जो राजभाषा अधिकारी के पद पर जा रहे हैं, इनमें से अधिकांश युवा बैंक की नौकरी 6 महीने बाद ही छोड़ देना चाहते हैं और छोड़ करके छोटे पद पर, कोई क्लर्क के पद पर या कोई अनुवादक के पद पर कहीं ना कहीं किसी विभाग में ज्वाइन करने को उत्सुक और आतुर दिखता है। यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका समाधान मैं तो अभी तक नहीं सोच पाया हूँ। मित्रों, आज यह यक्ष प्रश्न मैं अभय जी के समक्ष रखूँगा और फिर हम देखते हैं कि अभय जी इस विषय में क्या राय रखते हैं। तो फिर आइए अभय जी से हम बात करते हैं, सीधी बात, और देखिए क्या क्या आपके लिए लाए हैं पिटारे में। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार हम अभय जी के साथ हैं। अभय जी, मंच पे आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम, चूंकि इनको नौकरी करते हुए 1 वर्ष हो गया है और इनका साक्षात्कार आप लोगों ने देखा था हमारे चैनल पे, जब ये सफल हुए थे और इनकी सफलता के राज हमने चर्चा किया था। आज हम बात करेंगे राजभाषा अधिकारी के रूप में बैंकों में काम करने में क्या क्या अड़चनें आती हैं या फिर कैसे काम करें। अभय जी, हम जानना चाहेंगे कि आप जब बैंक में नौकरी पे ज्वाइन किए तो शुरुआत कैसे की? आप तो एकदम रॉ थे और वहाँ जाके आग पे आपको चढ़ा दिया गया, मान लीजिए। तो अपनी प्रारंभिक यात्रा राजभाषा अधिकारी की बताइए, कैसे शुरू किए? सर, चूँकि मैं लास्ट में अंतिम वर्ष यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकेले ज्वाइन किया था, तो मुझे इसके रिगार्डिंग, राजभाषा के रिगार्डिंग कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया था जी। तो मुझे बस जोनल ऑफिस से पूरा इंस्ट्रक्शन मिला, जोनल ऑफिस से पूरा सपोर्ट मिलता है मुझे कि राजभाषा के में क्या काम करना है। तो बिना ट्रेनिंग के भी मेरा सारे टारगेट अचीव थे। तो ऐसा नहीं, जैसे आप ज्वाइन किए होंगे बैंक में जाने के बाद, जैसे जो बैंकिंग में जाते हैं तो बैंकिंग में चले गए, आपको राजभाषा संबंधित काम के लिए, चूंकि आपको तो पता ही नहीं पत्राचार कैसे करते हैं, लेटर राइटिंग या फिर बैंक के ड्राफ्ट, तो उस तरह काम कैसे आना शुरू हुआ आपके पास? बैंक में एक हमारा जितना भी कम्युनिकेशन होता है सर, ईमेल के थ्रू होता है जी। तो ईमेल में सर हम लोग क्या करते हैं कि मूल पत्राचार में हिंदी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जितनी भी पत्राचार होती हैं हमारे, वो हिंदी में कम्युनिकेशन हो रही है। तो उससे क्या है कि हमारा टारगेट जो 60% है गढ़ क्षेत्र में, वो अपने आप ही एक तरह से अचीव हो जाता है, क्योंकि हम जितनी ईमेल सिग्नेचर वगैरह होते हैं उसको हिंदी में बना देते हैं। हिंदी ऑफिस है। तो जैसे पहले दिन आप गए, पहले दिन जाने के बाद आपको बताया गया होगा कि आपका टेबल है, आपको ऐसे ऐसे करना है, आपको टेलीफोन डायरेक्टरी दी गई होगी, वहाँ से आप बताइए। फर्स्ट डे सर मैं जब ऑफिस में रिपोर्ट किया तो मुझे बताया गया कि आपको मूल पत्राचार, राजभाषा अधिनियम, नियम, इन सब का रेगुलेशंस फॉलो करवाना है हमारे रीजन में जी। तो उसके रिगार्डिंग सर मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने अपने जोन ऑफिस से पूछा कि मैम इसको कैसे करना है आगे। तो हमारे बैंक के जोनल ऑफिस ने पूरा सपोर्ट दिया मुझे कि राजभाषा नियम अधिनियम में आप अपने सर को अवगत कराएं कि इसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपको क्या काम करना है, अपने सर को बताएं कि सर इसमें लेटर ड्राफ्टिंग या फिर जो भी नोटिंग वगैरह है, ठीक है, और जो भी मैनुअल संहिताएँ हैं या फिर जो भी कैलेंडर वगैरह रिलीज हो रहे हैं, सब कुछ बाइलिंगुअल रिलीज होंगे। आपको धारा 3(3) के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट रिलीज हो रहे हैं अपने ऑफिस से, वो सब बाइलिंगुअल है कि नहीं, आपको इंश्योर करना है। ये सब चीज़ मुझे बताना था अपने रीजनल हेड को, अपने डिप्टी रीजनल हेड को, साथ ही साथ सारे एम्प्लॉयज़ को बताना था कि आप अगर कोई भी लेटर फॉर्मेट बना रहे हैं, वो चीज़ बाइलिंगुअल हो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो चीज़ मैंने बताया ऑफिस में। तो चूँकि आप आंध्र प्रदेश में और राजभाषा के हिसाब से गढ़ क्षेत्र में आता है जी सर। गढ़ क्षेत्र की एक खासियत होती है, खासकर दक्षिण भारत में जब आप हैं तो वहाँ लोग, अगर आप हिंदी के बारे में कहने जाएंगे तो लोग रिटेलिएट करते हैं, अर्थात विरोध करते हैं, ना वही हिंदी। ऐसे माहौल में हिंदी में काम करवाना आपको क्या लगता है कि कठिन है? अगर है तो आप उससे कैसे उभरते हैं? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है सर, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा उनके साथ। थोड़ा सा टफ होता है हिंदी में काम करवाना, लेकिन जो हिंदी को समझते हैं कि हाँ, अगर कल को वो क क्षेत्र में या ख क्षेत्र में ट्रांसफर होते हैं तो उन्हें हिंदी में ही काम करना होगा, क्योंकि
क्योंकि वहाँ पर मूल पत्राचार पूरा हिंदी में ही होता है। जी। जितना भी वर्कशॉप वगैरह जो भी काम हमको करना है सब हिंदी में ही करना है। अच्छा, मतलब बैंक के जो अधिकारी हैं वो जरूरी नहीं कि एक ही क्षेत्र में रहें, उनका ट्रांसफर होता है, तो वो लोग चीज़ को समझते हैं। तो वो लोग को जब हम बताते हैं कि सर अगर आप इस रीजन में अभी आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में काम कर दे रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा में काम कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन कल को अगर आपका ट्रांसफर होता है किसी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार रीजन या फिर दिल्ली में, तो वहाँ आपको सारा काम हिंदी में करना होगा। सामने वाले जो अधिकारी होंगे वो भी आपसे हिंदी में काम के लिए एक्सपेक्टेशन लगेंगे। तो अगर आप अभी से ही सीख कर जाएंगे, हमारा काम आपको गाइड करना है सर, सिखाना है, कुछ बताना नहीं कि आपको हिंदी में ही काम करना है। आप कंफर्टेबली हिंदी में काम करिए, अपनी नेशनल लैंग्वेज में काम कीजिए, लेकिन एक प्रोसेस में सीखते रहिए। तो हम उन्हें बताते हैं सर, वो कंफर्टेबली सीखते भी हैं। जो लोग नहीं सीखना चाहते हैं उन्हें बस भारत सरकार के रूल के अनुसार सीखना ही पड़ता है। एक चीज़ बताइए, जैसे चूंकि आपका यह संदेश नए लोग सुनेंगे, जो अभी चयनित हो रहे हैं या आगे भी लोग सुनेंगे, ये बताइए कि चैलेंजेस क्या हैं राजभाषा कार्यान्वयन में, मुख्य कठिनाइयाँ क्या हैं, खासकर गौ क्षेत्र के कार्यालय में? सर गौ क्षेत्र में जैसे कि कार्यान्वयन का हमारा प्रतिशत सर 55% होता है, क्योंकि हम लोग टारगेट 60% लेकर चलते हैं कि हमारा टारगेट आराम से अचीव हो जाए। तो सर जैसे कि हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है सर, क्योंकि सीजन में हिंदी के रिगार्डिंग से ज़्यादा काम होती नहीं है, हमें काम करवाना होता है। काम करवाने के लिए जितने एम्प्लॉयज हैं सर उनको फोर्स करना पड़ता है थोड़ा कि आप हिंदी में काम कीजिए। तो सर थोड़ा सा इस चीज़ में अड़चने आती हैं, बहुत बार नहीं भी होता है सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। पूरी तरीके से काम करने वाले लोग आगे आगे तत्परता से काम करते हैं और पूरा सपोर्ट देते हैं, तो ये चीज़ अच्छा लगता है सीरीजन में। एक चीज़ बताइए, लोगों का कहना है कि औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी तनख्वाह या सैलरी ना पूछी जाए, चूंकि सबको बताने से लाभ क्या मिलेगा कि लोगों को इसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आप पहले जो तनख्वाह मिली होगी आपको याद ही होगा, क्या क्या मिला था, कितना मिला था, बता पाएंगे? हाँ बता पाएंगे सर। सर फर्स्ट सैलरी मुझे मिली थी सर, नेट सैलरी 56, ग्रॉस मेरा 63 था, जिसमें सर उसके अलावा अलाउंस वगैरह ऐड करके सर, जैसे मेडिकल अलाउंस भी मिलता है 3000 का, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है 3000 के आसपास का, मोबाइल रिचार्ज का अलाउंस मिलता है पर मंथ, और न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, क्लीनिंग एक्सपेंस का अलाउंस मिलता है। ये सब करके सर मेरी फर्स्ट सैलरी 72,000 के आसपास मेरे अकाउंट में आई थी, सब कुछ क्लेम करने के बाद। और अभी तो सेटलमेंट हुआ बैंक का 12 सेटलमेंट, तो उसमें सर अभी नई सैलरी के अकॉर्डिंगली सैलरी अभी 73 के आसपास ग्रॉस हो गई है हमारी। मतलब आप अगर बैंक में अधिकारी बन के जाते हैं तो जो नए लोग हैं लगभग 65,000 हम मान लें। जी सर, जी सर, 65,000 तो मेरा अभी नेट आ रहा है सर, 65,000 के आसपास मेरे। तो बहुत अच्छी फिगर है। मान लिया आप MA पास किए और पहले वर्ष ही अगर आप 65,000 पर प्रति माह पाएं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, प्रयास करना चाहिए। जी सर, जी सर। थोड़ा स्टॉप करिए। एक और प्रश्न, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक में जाते हैं, हिंदी अधिकारी खास करके, और जैसे ही 2-3 महीने की नौकरी होती है वो छटपटाहट होती है कि नहीं जी हम बहुत खराब नौकरी, हम इसको छोड़ करके और अब ट्रांसलेटर बनना। हालांकि आप एज ए ऑफिसर जाते हैं, ग्रुप ए ऑफिसर के बराबर होते हैं, और ग्रुप बी के रूप में लोग अनुवादक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं बैंक की नौकरी छोड़ करके। ऐसा क्या कारण है? सर मेरे हिसाब से सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बैंक में सर राजभाषा कार्यान्वयन में थोड़ी तकलीफें आती हैं, और साथ ही साथ सर बैंक के ऑर्गेनाइजेशन में हमें सपोर्ट करने के लिए 1-2 वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ता है सर। अच्छा। तो वो काम सर हमें करना पड़ता है, तो उसमें क्या है सर, बैंक के ऑर्गेनाइजेशन में काम तो करना ही पड़ेगा, वो तो हर संस्थान में। तो वो एक वर्कफोर्स होता है सर, वर्क का प्रेशर होता है हमारे पे, तो उस चीज़ के लिए बहुत लोग की मानसिकता होती है कि सर नए जॉब के पीछे भागे। मुझे ऐसा नहीं लगता है सर, जिस तरह से सैलरी हमें मिलती है सर 65 के आसपास, बहुत मिलती है सर, तो वो चीज़ अच्छी है सर। और बाकी सबके ऊपर डिपेंडेंट है सर, कोई चाहे तो अपना छोड़ सकता है। मतलब ये है ना कि एक बार आप ऑफिसर हैं, फिर आप क्लर्क में ज्वाइन करें, तो मुझे मतलब मेरा अपना मानना है कि ठीक नहीं है, आप अपनी पोजीशन अचानक गिरा दे रहे हैं। तो आपका तो कहीं ऐसा इरादा नहीं है? नहीं सर, मैं तो अपने बैंक के प्रति पूरा समर्पित हूँ सर, आगे भी तैयारी कर रहा हूँ सर, अच्छे पद के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। कल को अगर मुझे अच्छे पद के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बैंक को भी छोड़ सकता हूँ, ऐसा मेरा कहना है। नहीं, ये होना भी चाहिए। देखिए, अगर आप अच्छे पद के लिए जाते हैं, आप यहाँ चलने की कोशिश करिए, न कि यहाँ से कोशिश करिए, नियम यह होता है। आप नए लड़कों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जो बैंक में ज्वाइन करने जा रहे हैं, डे 1 डे 2 क्या करना चाहिए?
उधर देख के? मेरा कहना यही है कि बस हिंदी कार्यान्वयन का काम अच्छे से करना है, कंप्लायंस हम लोगों को करना होता है। हिंदी का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसके रिगार्डिंग कार्यशाला या फिर मैगजीन रिलीज करना, ये हर क्वार्टर में करना होता है या फिर हर छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। छमाही रिपोर्ट में आपको दिखाना पड़ेगा। तो हिंदी कार्यान्वयन में थोड़ी अड़चनें आती हैं, लेकिन हिंदी का काम करके हमें गर्व महसूस होता है जब वो कंप्लीट होता है। तो आप लोग अच्छे से काम करिए, ताकि आज जो हिंदी जहाँ पूरे भारतवर्ष में नहीं है, कल को वो हिंदी पूरे भारतवर्ष में इम्प्लीमेंट हो जाए। जो भी अड़चनें हमें अभी आ रही है, भविष्य में वो चीज़ ना हो। बैंक इसलिए हम लोग को रिक्रूट करता है ताकि हम लोग हिंदी में काम करें और सबको करवा सकें। अगर हम ही लोग उस चीज़ से पीछे हट के नए जॉब के पीछे जाएँ या फिर जैसे अभी ऑफिसर में, क्लर्क में पोस्टेड हो जाए, तो वो हमारे लिए भी हानि है और हिंदी भाषा के लिए भी हानि है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हिंदी के लिए कम से कम समर्पित रहें, क्योंकि हिंदी की रोटी खा रहे हैं तो हिंदी के लिए कुछ देना है। मेरा ये थॉट है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।